हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित शिवाज, फाउंडर ऑफ शिवाज ब्रेन सॉल्यूशन एंड DMIT लैब। हमारी टीम स्टूडेंट्स और एजुकेशन से रिलेटेड एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आई है, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है DMIT टेस्ट। DMIT टेस्ट का यूज ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज कर रही हैं और उसका बेनिफिट्स उठा रही हैं। तो आइए हम भी जानते हैं DMIT टेस्ट क्या होता है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए यह टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है। आजकल के बच्चों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहिए, उसके बाद कौन सा कैरियर और प्रोफेशन सेलेक्ट करना चाहिए। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 80% लोगों को 35 से 40 साल की उम्र में जाके यह पता चलता है कि हम गलत कैरियर और प्रोफेशन में आ गए हैं। तो एक छोटा बच्चा कैसे सेलेक्ट कर सकता है, तो आइए देखते हैं DMIT के माध्यम से। DMIT का फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये डर्मेटोग्राफिक्स क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। डर्मेटो और ग्राफिक्स। डर्मेटो होती है स्किन और जो फिंगर्स पे लाइन होते हैं इनको डर्मेटो बोलते हैं, और ग्राफिक्स उसका अध्ययन करना। डर्मेटोग्राफिक का अध्ययन सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। इसके बाद इसको पीक पोजीशन तक ले जाने वाले डॉक्टर हारोल्ड कॉमिन्स थे, जिसे फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने बताया था कि हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते हैं। पहले के ज़माने में डर्मेटोग्राफिक का इस्तेमाल कैदियों की पहचान करने के लिए किया जाता था। इसके बाद क्या हुआ, US में कुछ बच्चे बिना ब्रेन के पैदा हुए जो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सके। तो US के डॉक्टर ने रिसर्च किया तो पता चला कि जिन बच्चों का ब्रेन नहीं था उन बच्चों के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं थे। इसके बाद US के डॉक्टर और साइंटिस्ट ने और ज़्यादा रिसर्च किया तो पता चला कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो 13 से 21 सप्ताह के बीच में बच्चे का ब्रेन बनता है और सेम टाइम पीरियड पे बच्चे के फिंगरप्रिंट्स बनते हैं। जिस बच्चे का ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं होता है उस बच्चे के फिंगरप्रिंट्स भी प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं। इसके बाद 1981 में एक डॉक्टर रॉजर स्पेरी थे, उन्होंने मस्तिष्क विभाजन की थ्योरी को प्रस्तुत किया और उसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता। उन्होंने ही बताया था कि लेफ्ट ब्रेन के अलग कार्य होते हैं और राइट ब्रेन के अलग कार्य होते हैं। लेफ्ट ब्रेन राइट हैंड के साथ में कनेक्ट होता है और राइट ब्रेन लेफ्ट हैंड के साथ में कनेक्ट होता है। इसके बाद लेफ्ट ब्रेन के ही 5 लोब्स होते हैं और राइट ब्रेन के ही 5 लोब्स होते हैं, जो कि अपनी हर एक फिंगर के साथ में कनेक्ट होते हैं, जैसे थंब पेरिफ्रंटल के साथ में, इंडेक्स फ्रंटल के साथ में, मिडल पैराइटल के साथ में, इंडेक्स टेम्पोरल के साथ में, और जो लिटिल फिंगर होती है वो ओसिपिटल लोब के साथ में कनेक्ट होती है। इसीलिए हर एक फिंगर का कनेक्शन ब्रेन के साथ में होता है। DMIT टेस्ट के लिए बच्चे के 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। उसके बाद उनको लैब में भेज दिया जाता है, वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स का एनालाइज किया जाता है। उसके बाद 3 से 4 दिन बाद एक रिपोर्ट जनरेट होकर आती है, जिस रिपोर्ट को हम DMIT रिपोर्ट कहते हैं। इसके बाद एक डॉक्टर हावर्ड गार्डनर थे, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के शोध को प्रस्तुत किया और बताया कि हर एक व्यक्ति के अंदर 8 तरह की इंटेलिजेंस होती हैं। DMIT टेस्ट से हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस कितने % है। तो DMIT का मतलब हुआ डर्मेटोग्राफिक्स, यानी फिंगरप्रिंट का अध्ययन करके मल्टीपल इंटेलिजेंस को पहचानना DMIT टेस्ट है। तो आइए अब जो DMIT रिपोर्ट बन के आती है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं उसको डिटेल में समझते हैं। और DMIT रिपोर्ट होती है वो कोई भविष्यवाणी नहीं होती है, पूरी की पूरी साइंटिफिक तरीके से रिपोर्ट जनरेट की जाती है। तो आइए उस रिपोर्ट को हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो इस टाइप से DMIT रिपोर्ट ओपन होती है और ये रिपोर्ट का फर्स्ट पेज होता है। यहाँ पे DMIT का फुल फॉर्म होता है और ये हमारी कंपनी का नाम होता है। सेकेंड पेज पे इंडेक्स होता है जैसा कि एक बुक में होता है, और थर्ड पेज पे यहाँ पे डिटेल्स होती है, बच्चे का नाम और काउंसलर की डिटेल होती है। हम किसी बच्चे का नाम सभी के सामने यहाँ पे शो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे टेस्ट नाम दिया हुआ है। इससे अगले पे होता है कॉन्ग्रेचुलेसन लेटर होता है, एंड देन इससे आगे होता है कि इस रिपोर्ट में क्या क्या दिया गया है। तो इस रिपोर्ट में दोस्तों बताया गया है कि हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चा एक गॉड गिफ्ट टैलेंट लेके पैदा होता है। तो DMIT रिपोर्ट उस टैलेंट को पहचानने में मदद करती है जो बच्चा एक गिफ्ट लेके आया होता है। ये रिपोर्ट का एक ओवरव्यू होता है। तो आइए हमें यहाँ से क्या क्या पता चलता है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो लर्निंग स्टाइल की।
लर्निंग स्टाइल, 3 तरीके के लर्निंग स्टाइल होते हैं हर एक बच्चे के अंदर, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, 3 तरीके से सीखता है। विजुअल देख के, ऑडिटरी बोल के या सुन के, काइनेस्थेटिक करके या बॉडीली मूवमेंट से। जो बच्चे विजुअल होते हैं उनको देख देख के याद होता है। सपोज ये बच्चा ऑडिटरी है तो इसको बोल के या सुन के ही याद होगा। अगर यह बच्चा केवल देख देख के पढ़ रहा है तो पहली बात तो इसे याद ही नहीं होगा, और बाई चांस याद हो भी गया तो इसको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, क्योंकि इसका ऑडिटरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो इसको बोल बोल के ही पढ़ना चाहिए। और जो ये काइनेस्थेटिक बच्चे ज़्यादा होते हैं वो या तो हाथ पैर हिलाते रहते हैं या पेंसिल हिलाते रहते हैं, पेन हिलाते रहते हैं, लेकिन टीचर और पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको रोक देते हैं। तो जिस टाइम पे काइनेस्थेटिक बच्चों को या ऑडिटरी बच्चों को अगर बोल बोल के पढ़ रहे हैं रोक दिया जाता है तो उसी टाइम पे इनके माइंड में इंफॉर्मेशन जानी बंद हो जाती है। तो DMIT रिपोर्ट का फर्स्ट बेनिफिट्स होता है ये लर्निंग स्टाइल का। ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसे इस बच्चे का ऑडिटरी है तो इसको बोल बोल के पढ़ने से जल्दी भी याद होगा और बहुत ही लंबे समय तक याद रहेगा। अगर इसको अब कोई चीज़ 2 घंटे में याद हो रही है, अगर ये प्रॉपर लर्निंग स्टाइल से पढ़े तो ये कम से कम 1 या 1.5 घंटे में याद हो जाएगी और बहुत ही लंबे समय तक याद रहेगी। नेक्स्ट होता है ब्रेन डोमिनेंस। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ब्रेन 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन के अलग कार्य होते हैं, राइट ब्रेन के अलग कार्य होते हैं। इस बच्चे का लेफ्ट ब्रेन कम एक्टिव है, राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है। इट मीन्स इसको लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनको करने में दिक्कत होगी, और राइट ब्रेन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से कर लेगा, क्योंकि इसका राइट ब्रेन थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब लेफ्ट ब्रेन क्या करता है, लेफ्ट ब्रेन में वर्ड फॉर्मेट में मेमोरी सेव होती है और राइट ब्रेन में ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में सेव होती है। तो इसका ऑडियो और वीडियो से रिलेटेड मेमोरी इस बच्चे की बहुत स्ट्रॉन्ग है और वर्ड से रिलेटेड इसकी मेमोरी थोड़ी वीक है, तो इसको ये इम्प्रूव करना पड़ेगा। और भी इसके लेफ्ट ब्रेन के और राइट ब्रेन के बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि इस रिपोर्ट में नीचे दिए गए हैं। तो जितने भी लेफ्ट ब्रेन से कार्य होंगे उनको करने में इसको प्रॉब्लम्स आएगी। तो अब हमें पता चल गया है कि लेफ्ट ब्रेन कम एक्टिव है तो इसकी कुछ रेमेडीज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, उनसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जितनी कम एज में हमें बच्चे की वीकनेस पता चलती है उतनी ही हमारे लिए उसको इम्प्रूवमेंट कराने में आसानी रहती है। नेक्स्ट होता है पर्सनैलिटी, प्राइमरी पर्सनैलिटी एंड सेकेंडरी पर्सनैलिटी। प्राइमरी पर्सनैलिटी क्या होती है, जो दूसरों लोगों के साथ में बच्चे का व्यवहार कैसा है या अननोन लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। सेकेंडरी होती है कि नोन लोगों के साथ में, जैसे फ्रेंड सर्कल हो गई, पेरेंट्स हो गए, जिनके साथ बच्चा हमेशा रहता है उसके साथ उसका व्यवहार कैसा है। इसको नीचे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो इसकी प्राइमरी पर्सनैलिटी एंड सेकेंडरी पर्सनैलिटी सेम है, तो यानी इसका अपने लोगों के साथ में और अननोन लोगों के साथ में बिहेवियर सेम है। नेक्स्ट है लर्निंग पोटेंशियल। लर्निंग पोटेंशियल क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि बच्चे का ब्रेन कितना डेवलप हुआ है, और ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है और बच्चा पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा होता है। माई ATD, इससे क्या पता चलता है, इसको ATD एंगल बोलते हैं। इससे पता चलता है कि बच्चे के माइंड में इंफॉर्मेशन किस टाइप से जाती है, बच्चा स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है। अगर स्लो लर्नर है तो उस बच्चे को मल्टीटास्क नहीं देने चाहिए, वरना वो जितना कर पाता है मल्टीटास्क दे दिए गए तो वो उतना भी नहीं कर पाएगा। अगर ये कम है तो बच्चा फास्ट लर्नर है, और ये ज़्यादा है तो बच्चा होता है स्लो लर्नर होता है। उसको पार्ट्स में काम देना चाहिए, छोटे छोटे टारगेट्स बना के देने चाहिए। अगर उसको बड़ा टारगेट्स दे दिया जाता है तो उसको करने में बड़ी दिक्कत आती है। नेक्स्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति के अंदर 8 तरह की इंटेलिजेंस होती हैं। इस टेस्ट से हमें प्रॉपर पता चलता है कि बच्चे के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस कितने परसेंटेज है। पहले के ज़माने में क्या होता था दोस्तों कि जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते थे उसे ही इंटेलिजेंट माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो किसी न किसी और फील्ड में इन इंटेलिजेंस के माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन से फील्ड में वो बहुत ही अच्छा कार्य कर सकता है और बहुत हाई लेवल तक पहुँच सकता है। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है कि अपने आप को समझने की क्षमता। इससे पता चलते हैं कि बच्चे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस कितना है, ये अपने आप को कितना समझ पाता है। जिन लोगों की इंट्रापर्सनल अच्छी होती है उन्हें अपने आप पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, उन्हें कौन सा कार्य कब करना है ये सब पता रहता है, क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, इन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है।
एंड नेक्स्ट होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है दूसरे को समझने और समझाने की क्षमता बच्चे के अंदर कितनी है। अगर ये हाई है तो इट मीन्स बच्चा कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही अच्छा है, वो एंकरिंग बहुत अच्छी कर सकता है, स्टेज पे बहुत अच्छे से बोल पाता है। जो बच्चे स्टेज पे नहीं बोल पाते इट मीन्स उनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस लो है। नेक्स्ट है लॉजिकल। इसे लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। जिन लोगों की लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। इनको अंकों को समझने की और लॉजिक लगाने की क्षमता बहुत होती है। अगर ये इंटेलिजेंस लो है तो उनको मैथ्स में बड़ी दिक्कत आएगी, रीजनिंग में बड़ी दिक्कत आएगी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बड़ी दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भाषा से जुड़ी हुई बुद्धि होती है। जिन लोगों की इंटेलिजेंस हाई होती है तो वो विभिन्न भाषाएं बहुत आसानी से सीख जाते हैं, वर्ड का बहुत सही इस्तेमाल करते हैं। तो विभिन्न भाषाएं सीखने के लिए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का हाई होना ज़रूरी है। जैसे इस बच्चे की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई है तो ये विभिन्न भाषाएं बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल इसकी ज़बरदस्त है क्योंकि इंटरपर्सनल भी हाई है और लिंग्विस्टिक भी हाई है, वर्ड का भी बहुत सही इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट होती है नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक होती है प्रकृति को समझने की क्षमता बच्चे के अंदर कितने हैं। जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, झरने, पेड़, जिन लोगों की ये हाई होती है उनको कुदरती चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है और मौसम की बहुत अच्छी समझ होती है। नेक्स्ट होती है विजुअल। विजुअल होती है स्पेस से रिलेटेड, देखने से संबंधित बच्चे के अंदर कितनी है, यानी देख के चीज़ों को पता लगाना। जिन लोगों की ये हाई होती है वे रंग, कलर, पैटर्न पहचानने में बहुत ही अच्छे होते हैं और ये लोग स्पेस का भी बहुत सही इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे एक आर्किटेक्चर होता है, उसे हमें एक प्लॉट दिखा दिया जाए तो उसके माइंड में एकदम से एक प्लॉट आ जाता है कि इसमें क्या क्या बनाना है, कौन सा रूम कहाँ पे बनेगा, किचन कहाँ पे बनेगा। तो उन सब कार्यों के लिए विजुअल इंटेलिजेंस का हाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर विजुअल इंटेलिजेंस लो है तो रंग, कलर पहचानने में बड़ी दिक्कत आएगी, स्पेस का इस्तेमाल करने में बड़ी दिक्कत आएगी। नेक्स्ट होता है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है हमारे बॉडी से कार्य करने की क्षमता। जिन लोगों की ये इंटेलिजेंस लो होती है उनको बॉडीली कार्य करने में बड़ी दिक्कत आती है, जैसे स्पोर्ट, डांस या बॉडी से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, ड्राइंग, हैंड राइटिंग, उन सब कार्यों में बड़ी दिक्कत आती है। तो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए या बॉडीली डांसर बनने के लिए काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का हाई होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जिन लोगों की म्यूजिकल इंटेलिजेंस हाई होती है वो म्यूजिक को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, सुर, ताल, ध्वनि की इनको बहुत ही अच्छी समझ होती है और म्यूजिक में ये लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। अब इस टेस्ट से हमें यह पता चला कि जो अबव 15 है इट्स मीन्स उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और जो 10 to 15 है वो मीडियम है, और बिलो 10 है यानी वो वीक हैं। इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो जो इंटेलिजेंस अबव 15 है उनसे रिलेटेड जितने भी कार्य हैं बच्चा बहुत आसानी से और लोगों से अच्छा कर सकता है, लेकिन जो बिलो 10 है उनसे रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनको करने में बच्चे को बड़ी दिक्कत आएगी। और ये 15 साल की एज तक हम इसको आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए इन इंटेलिजेंस का जितना जल्दी पता चले उतना ही जल्दी इनको इंप्रूव करने में मदद मिलती है। इसीलिए बच्चा जितना छोटा हो उसका DMIT टेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है इन सब चीज़ों को पहचानने के लिए, वरना आगे चल के बड़ी दिक्कत आती हैं। जैसा कि हम रिपोर्ट्स में देखेंगे अभी जो इसकी इंटेलिजेंस जैसे काइनेस्थेटिक लो है, नेचुरलिस्टिक लो है, विजुअल लो है, तो इनका इसके बच्चे के इम्पैक्ट पे क्या क्या पड़ा हुआ है उसको हम आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट होता है मल्टीपल क्वोशेंट। हर एक व्यक्ति के अंदर 4 तरह के क्वोशेंट होते हैं, IQ, EQ, AQ और CQ। IQ क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है कि बच्चे के अंदर सोचने और समझने की क्षमता कितनी है। जिन बच्चों का IQ जितना हाई होगा पढ़ाई में उतने ही अच्छे होंगे, और जिनका ये हाई होता है वो कम समय में भी पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा IQ अल्बर्ट आइंस्टीन का था। नेक्स्ट होता है इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल क्वोशेंट फीलिंग से संबंधित होता है। जिन लोगों का ये हाई होता है वो फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट होता है AQ यानी एडवर्सिटी क्वोशेंट। बच्चे के अंदर विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता कितनी है, इससे हमें यह पता चलता है। जिन लोगों की ये लो होती है विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, और हाई होती है वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी क्वोशेंट। क्रिएटिविटी क्वोशेंट क्या होता है कि अपनी बुद्धि द्वारा कल्पनाएं करने और लागू करने की क्षमता
बच्चे के अंदर कितनी है। जैसे इस बच्चे की ये लो है, तो इसकी हमारे पास कुछ कुछ रेमेडीज़ हैं, उनके थ्रू हम इसको इम्प्रूव करा सकते हैं। दुनिया में कुछ अलग और बड़ा करने के लिए क्रिएटिविटी का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब क्रिएटिविटी की वजह से ही हुए हैं। नेक्स्ट है थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग मीन्स बच्चा सोचता कितना है, एक्शन, सोचे हुए कार्य को एक्शन में कितने लेके आने की क्षमता है। टेक्टाइल होता है, बॉडीली इशारों को समझने की क्षमता बच्चे के अंदर कितनी है। ऑडिटरी, बोल के और सुन के दी जाने वाली जानकारी को ग्रहण करने की क्षमता बच्चे के अंदर कितनी है। विजुअल, चीज़ों को देखकर समझने की क्षमता बच्चे के अंदर कितनी है। तो थिंकिंग प्रोसेस से हमें यह पता चलता है। नेक्स्ट है लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल 4 तरह के होते हैं। जैसे टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड क्या होता है, कार्य के प्रति लगाव। इस बच्चे का कार्य के प्रति लगाव बहुत कम है, क्योंकि टास्क ओरिएंटेड 10% है। रिलेशनशिप 90% है, हमेशा रिलेशन बनाने में लगा रहता है, काम पे ध्यान नहीं देता है। ऑब्जेक्ट ड्रिवन और कॉन्सेप्ट ड्रिवन क्या होते हैं, बच्चा कार्य करने से पहले सोचता है या कार्य करने के बाद सोचता है कि सही हुआ या गलत हुआ, तो ये यहाँ पे उस चीज़ की परसेंटेज दी हुई होती है। माई सेंस, इसमें क्या होता है कि बच्चे को टेस्ट का कितना अनुभव है, स्मेल का कितना, टच करके चीज़ों को कितना पता लगा सकता है, सुन के कितना समझ सकता है, देख के कितना समझ सकता है, ये वो चीज़ होती है। नेक्स्ट है स्ट्रीम सिलेक्शन। इस बच्चे को साइंस में जाना चाहिए, आर्ट में जाना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए। अब इस बच्चे को ना इन सब चीज़ों को देखते हुए, लेफ्ट राइट ब्रेन, इंटेलिजेंस, इनको देखते हुए इसको कॉमर्स में जाना चाहिए। अगर ये बच्चा साइंस में जाता है तो देखो परसेंटेज का कितना डिफरेंस है, इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। यही कारण है कि बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं मिल पाते हैं। अब ये जो रिपोर्ट होती है पूरी की पूरी माइंड से ही रिलेटेड होती है, तो उसके माइंड के अकॉर्डिंग इस बच्चे को कॉमर्स में जाना चाहिए, जहाँ पे ये स्ट्रेस फ्री रह सकता है और बहुत हाई लेवल तक पहुँच सकता है। मोल्टन मार्स्टन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने हजारों व्यक्तियों का अध्ययन करके डिस प्रोफाइल को जनरेट किया और उसने लोगों को 4 श्रेणियों में बांट दिया। तो इस टेस्ट से हमें यह पता लगता है कि बच्चा किस श्रेणी में आता है। आइए उनको पढ़ते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर इसको डिटेल में पढ़ने लग गए तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अभी मैंने जितना भी बताया है वो मैक्सिमम मैंने 2% बताया है, ताकि इसका मैं एक ओवरव्यू दे सकूं। फर्स्ट होती है ईगल। ये लोग क्या होते हैं, ये एक तो टास्क ओरिएंटेड होते हैं और हमेशा लीडर की तरह रहना चाहते हैं। ये इंडिपेंडेंट कार्य करना चाहते हैं, किसी के भी अंडर में ये लोग कार्य नहीं कर सकते हैं। सेकंड होता है पिकॉक। ये लोगों को बातें करना बहुत पसंद होता है और ये हमेशा खुश रहते हैं। इन्हें ऐसा माहौल चाहिए होता है जहाँ पे ये बातें कर सकें। नेक्स्ट है डव। इन लोगों को पीपल ओरिएंटेड होते हैं। पहली बात तो ये हमेशा कुछ भी कार्य करने से पहले सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, तो ये बहुत सोचते हैं लोगों के बारे में। पीपल ओरिएंटेड होते हैं और फ्रेंडली होते हैं। इन लोगों के फ्रेंड बहुत सारे मिलते हैं और इनको दूसरों की हेल्प करने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे ये बच्चा अब है ना, ये डव है, तो इसको हेल्प करने में भी बहुत बड़ा मज़ा आएगा। और ये लोग माहौल में बहुत जल्दी ढल जाते हैं। जो ये डव पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति होते हैं ना, इन बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे टिक आ गया, ये बच्चा भी डव है, तो ये जैसी संगत में रहेगा इस पे ज़बरदस्त असर पड़ता है संगत का। इन पे कम पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो संगत से प्रभावित होती है वो होती है डव। नेक्स्ट है आउल। ये लोग बहुत सोच समझ के कार्य करते हैं और कार्य को स्लो करते हैं बट परफेक्ट करते हैं। अगर इन लोगों को जल्दी कार्य करने को बोला जाए तो ये जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कार्य को बहुत ही परफेक्ट तरीके से करते हैं। अब जिस पर्सनैलिटी में बच्चा आता है उसी के बारे में इस पे बताया जाता है कि इसका बिहेवियर कैसा है, एक्सट्रीम बिहेवियर कैसा है, क्या चीज़ें इसको अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें इनको बुरी लगती हैं, किन चीज़ों से लव है, किन चीज़ों से हेट है और किन चीज़ों से ये मोटिवेट होता है और इसके लिए सक्सेस टिप्स क्या हैं, क्या क्या करना चाहिए। और स्वॉट एनालाइज होता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पर्सनैलिटी से पता चलती हैं कि बच्चे की क्या हैं। जब हम पेरेंट्स के साथ में काउंसलिंग करते हैं और इस रिपोर्ट को समझाते हैं तो तब 1 बाय 1 चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। काउंसलिंग 2 से 3 घंटे की होती है, तो उस टाइम पे इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझाया जाता है। नेक्स्ट होता है रिलेशनशिप बेटर टिप्स। रिलेशनशिप बेटर टिप्स क्या होती हैं, अगर एक बच्चा डव है एक आउल है तो उनके रिलेशन में बड़ी दिक्कत आती होगी घर पे। बच्चा अगर अलग अलग पर्सनैलिटी के हैं तो उनको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये उसमें वो चीज़ दी गई है।
जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट ब्रेन के क्या कार्य हैं, राइट ब्रेन के क्या कार्य हैं। तो जैसे राइट ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है तो इससे रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो बच्चा बहुत ही आसानी से कर लेगा और इससे रिलेटेड कार्य करने में उसको दिक्कत आएगी। और इनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है नीचे वो भी बताया गया है कि इनको इनते हैं। ये है ब्रेन डोमिनेंस। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रेन 5 लोब्स में बटा हुआ होता है और इनके अलग अलग कार्य होते हैं। फ्रंटल सोचने के लिए, प्री फ्रंटल एक्शन में लाने के लिए, पैराइटल काइनेस्थेटिक बॉडीली से कार्य करने की क्षमता को बताता है, टेम्पोरल सुनने से संबंधित क्षमता को बताता है, ओसिपिटल देखने से संबंधित क्षमता को बताता है। और ये इनके कार्य होते हैं। तो जो जो स्ट्रॉन्ग हैं उनसे रिलेटेड कार्य बच्चा बहुत आसानी से कर लेता है और जो वीक हैं उनसे रिलेटेड कार्य करने में बच्चे को दिक्कत आती है। लेकिन हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन 15 साल की उम्र तक आसानी से। उसके बाद बड़ी दिक्कत आती है इनको करने में। और इससे हमें ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स का ही पता चलता है कि बच्चे की स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे ग्रॉस मोटर स्किल होती है कि बॉडी से कार्य करने की क्षमता, जैसे स्विंग, जॉगिंग, आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए ग्रॉस मोटर स्किल का हाई होना बहुत ज़रूरी है। फाइन मोटर स्किल क्या होती है कि बच्चों को उंगलियों से कार्य करने की क्षमता कितनी है, उंगलियों को कैसे एडजस्ट कर पाता है। और यहाँ पे ये इंटेलिजेंस के बारे में ही फिर से बताया गया है कि कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा गुड है, कौन सा एवरेज है, कौन सा वीक है। और इसके बाद ये होता है टीआरसी। टीआरसी जैसे मैंने पहले बताया था, टोटल रिजिज काउंट होता है। यहाँ से पता चलता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, बच्चे का ब्रेन कितना डेवलप हुआ है। नेक्स्ट होता है ये एटीडी एंगल। मैंने बताया था कि जितना कम होता है उतना ही बच्चा चीज़ों को आसानी से सीख जाता है, जितना ज़्यादा होता है उसको एक साथ एक ही कार्य करना चाहिए। मल्टी काम देने से बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। ये होता है फिंगरप्रिंट्स टाइप की, बच्चे पे किस टाइप के फिंगरप्रिंट्स आए हैं और उनका बच्चे की ज़िंदगी पे क्या क्या इम्पैक्ट्स आ रहा है, ये यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है। नेक्स्ट है वॉक थ्योरी। जैसा मैंने बताया था कि विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, इसमें इसकी स्टडी टिप्स दिए गए हैं कि ऑडिटरी बच्चे को कैसे पढ़ना चाहिए, काइनेस्थेटिक को कैसे पढ़ना चाहिए। और ये मल्टीपल क्वेश्चन नीचे एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये फिर से पर्सनैलिटीज़ आ गई कि कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है। जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, इसमें इस बच्चे की रैंक 2 है। और जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई वाले क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अगर लोवेस्ट है। तो यहाँ पे हर एक इंटेलिजेंस के बारे में वो चीज़ें बताई गई हैं कि कौन से कैरियर सुटेबल हैं और इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या रेमेडीज़ हैं। इस चार्ट से हमें यह पता चलता है कि बच्चा पढ़ाई से अलावा क्या क्या एक्टिविटी अच्छी कर सकता है। यहाँ पे इनका ग्राफ दिया हुआ होता है। जैसे इस बच्चे को ट्रैकिंग करने में दिक्कत आएगी, आउटडोर गेम में, पेंटिंग में, योगा में, स्विमिंग में। क्यों आएगी ये दिक्कत? क्योंकि इसकी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस लो थी। जितने भी बॉडी से रिलेटेड कार्य होते हैं वो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आया हुआ है। अगर उसको अच्छी पेंटिंग करनी है, आउटडोर गेम में जाना है, तो उसके लिए इस बच्चे को काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद वो यहाँ इन सब चीज़ों में जा सकता है, क्योंकि काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट बच्चे पे यहाँ पे आया हुआ है। देखो, सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकता है क्योंकि इस बच्चे की म्यूजिकल इंटेलिजेंस आई थी। इससे हमें पता चलता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के हिसाब से इसको किस कैरियर में जाना चाहिए। देखो, लॉयर बहुत अच्छा बन सकता है क्योंकि इसकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आई थी। स्पोर्ट्स में बच्चा वीक है, अगर इसको पेरेंट्स स्पोर्ट्स में भेजना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले इसकी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को हाई करना पड़ेगा। देखो, फॉरेन लैंग्वेज, जितनी मर्जी ये बच्चा लैंग्वेज सीख सकता है क्योंकि इसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आई थी। जो भाषा के लिए जिम्मेदार होती है वो उसकी हाई थी। देखो, मैथमेटिशियन मीडियम है मैथ, क्योंकि इसकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस मीडियम थी। मास मीडिया कम्युनिकेशन देखो सबसे हाई है। जहाँ पे भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो ये बच्चा बहुत अच्छा बन सकता है। एंकर बहुत अच्छा बन सकता है क्योंकि इसकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हाई है। बैंकिंग फाइनेंस में जा सकता है क्योंकि इसकी मीडियम है लॉजिकल और मैथमेटिकल। डिजाइनिंग नहीं कर सकता है बच्चा। डिजाइनिंग क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसकी विजुअल इंटेलिजेंस वीक थी। ये करने के लिए इसको विजुअल इंटेलिजेंस पे कार्य करना पड़ेगा। जिन बच्चों की ये लो होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, पीटते हैं, उससे इंप्रूव हो ही नहीं सकती। इनकी जो रेमेडीज हैं वही करने से इंप्रूव होंगी, और जितना छोटा बच्चा है उतनी ही जल्दी इंप्रूव होती है।
म्यूजिक लाइन में जा सकता है ये बच्चा, क्योंकि म्यूजिकल इंटेलिजेंस इस बच्चे की बहुत ही हाई थी। इंजीनियरिंग में ये बच्चा वीक है, मेडिकल में ये बच्चा वीक है। इंजीनियरिंग में इसलिए वीक है क्योंकि विजुअल इंटेलिजेंस लो है, देखने से संबंधित स्पेस का इस्तेमाल करने में इस बच्चे को दिक्कत आएगी, इसलिए इंजीनियरिंग में ये बच्चा कामयाब नहीं है। अगर बाई चांस फिर भी बनना है तो विजुअल इंटेलिजेंस और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा इसके लिए। अब दोस्तों जितनी भी चीजें मैंने पहले बताई, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मल्टीपल इंटेलिजेंस, लीडरशिप स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, उन सब को मिला के सॉफ्टवेयर जो जनरेट करता है ये बताता है कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा कामयाब हो सकता है। जैसे इसको देखते हैं, अगर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है तो वहाँ पे कामयाब नहीं है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बच्चा जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस सही थी, इसलिए ये बच्चा इसमें जा सकता है। प्रोडक्शन में भी कामयाब नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में देखो 1 स्टार है, 1 स्टार मीन्स बहुत ही कम है, क्योंकि इसको स्पेस का इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है। विजुअल इंटेलिजेंस लो है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये कामयाब नहीं होगा बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होगा, केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं होगा। अगर इस बच्चे को इंजीनियरिंग में जाना है तो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही जा सकता है। देखो सिंगर बहुत अच्छा बन सकता है, म्यूजिक में बहुत सही कर सकता है, म्यूजिक टीचर, म्यूजिक डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि म्यूजिकल इंटेलिजेंस इस बच्चे की आएगी। अगर ये बाई चांस अगर इसमें चला गया, मैकेनिकल में चला गया, तो इसकी इतनी हालत खराब होगी कि ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता। 80% लोग इसी कारण स्ट्रेस में हैं कि वे अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से गलत करियर में चले गए हैं। तो इस टेस्ट के माध्यम से हम क्लियरली ये बताते हैं कि इस बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट क्या है, कौन सी फील्ड में ये अच्छा कर सकता है और कौन सी फील्ड में इसको दिक्कत आएगी। और बाई चांस फिर जाना भी है तो उसके लिए रेमेडीज हैं, जो वीक इंटेलिजेंस है उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमारे पास इस DMIT रिपोर्ट में 200 से भी ज्यादा कैरियर सिलेक्शन होते हैं, जिसमें क्लियरली पता चलता है कि बच्चा कहाँ पे अच्छा कर सकता है, कहाँ पे ये नहीं कर पाएगा या इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और कौन सी इसके इंटरेस्टिंग एरिया है जहाँ पे हमेशा खुश रहेगा और बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाएगा। अगर सपोज देखो इस बच्चे के देखोगे तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आई थी, इसलिए ये अगर इस बच्चे को एंकर बना दिया जाए, काउंसलर बना दिया जाए, लॉयर बना दिया जाए तो ये हमेशा स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी सकेगा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट ही कम्युनिकेशन स्किल में है। एंकर का कार्य भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, काउंसलर का कार्य भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, लॉयर का काम भी करियर से रिलेटेड है। इसलिए फ्रेंड्स आपको जो अच्छा लगे उसको आप खुद पहचान सकते हो तो ठीक है, वरना अपनी DMIT रिपोर्ट करवाएं। हम 100% मैं गारंटी लेता हूं आपको सही कैरियर में हम भेजने का कार्य करेंगे, जहां पे आप हमेशा खुश रहोगे और बहुत हाई लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ये DMIT रिपोर्ट का एक ओवरव्यू था जो मैंने अभी 2% बताया है, क्योंकि अगर इसको डिटेल में पढ़ते हम तो बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता, इसलिए मैंने इसका ओवरव्यू ही बताया है। तो ये टेस्ट कैसे होता है, ये टेस्ट पहली बात तो ऑल इंडिया में होता है, चाहे आप कहीं से भी हो। हमारी टीम ऑल इंडिया में एक्टिव है और फिंगरप्रिंट्स हम ऑनलाइन लेते हैं। हमारी एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू हम ऑनलाइन फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और ऑनलाइन ही काउंसलिंग करते हैं। फिंगरप्रिंट के 3 से 4 दिन बाद काउंसलिंग होती है, क्योंकि रिपोर्ट बनने में 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। और DMIT टेस्ट की और अधिक जानकारी लेने के लिए आप मेरे पास नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि DMIT टेस्ट से आपके बच्चे में 100% इम्प्रूवमेंट होगा और बच्चा बिना किसी स्ट्रेस के जिंदगी जी सकेगा, ये मेरा दावा है। अगर अच्छा लगे तो आज ही अपने बच्चे का DMIT टेस्ट करवाएं। फ्रेंड्स हमारी टीम ऑलरेडी ऑल इंडिया में एक्टिव है। अगर किसी ने हमारे साथ पार्ट टाइम फुल टाइम काम करना है या हमारी फ्रेंचाइज लेनी है या हमारा IBC बनना है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, तो आज ही दिए गए नंबर पर कॉल करें और इससे रिलेटेड जानकारी